मैं हृदय की गहराइयों से अभिनंदन करना चाहता हूँ हमारे जब साथ के साथ आए आदरणीय गौतम जी का, जिनके बहुत ईमानदाराना प्रयासों से ही आज का यह कार्यक्रम संभव हो पा रहा है। उनका भी मैं सभा की ओर से, उपस्थित जन समुदाय की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। एक पूर्ण निवेदन है आपसे, हमारे श्री राजीव जी, आदरणीय डॉक्टर सिंगर जी, उनके प्रधान जगह तालियों से अभिनंदन स्वागत हमारे पार्षद, उनके माध्यम से भी हमारे मतलब ऐसे डॉक्टर उनमें बहुत ही प्रसिद्ध आज हमारा मार्गदर्शन करेगा। कहते हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्यूर, बचाव में ही जो है किस प्रकार से हम बच सकते। श्री अनुराग शर्मा जी, आप डिपार्टमेंट ऑफ कार्डियोलॉजी, ओजस हॉस्पिटल पंचकुला के चेयरमैन हैं, पीजीआई चंडीगढ़ से डीएम कार्डियो है, वर्तमान में ट्राई सिटी के दिलों की धड़कन है। 20 से भी अधिक वर्षों का आपका अनुभव है। कोरोनरी आर्टरी डिजीज, हार्ट फेलियर एंड एक्यूट कार्डियक केयर के आप विशेषज्ञ हैं। 15,000 से अधिक इंटरवेंशनल प्रोसीजर्स आप कर चुके हैं। ऐसे उच्च व्यक्तित्व के स्वामी और विशेषज्ञ की समय उपस्थित से आह्लादित हम सभी आपका पुनः अभिनंदन करते हुए यह चाहते हैं कि आप आए और हमें अपना उद्बोधन दें, हमें अपना आशीर्वाद दें। डॉक्टर अनुराग शर्मा जी, एक बार पुनः तालियों से बहुत पहले मैं कभी कभी आता रहता था यहाँ पे, डॉक्टर्स को भी लेक्चर दिए मैंने यहाँ पे, लेकिन अब इतने सालों के तजुर्बे के बाद मुझे लगता है कि सबसे इम्पोर्टेंट है इतने सालों में जो मैंने पेशेंट से ही सीखा है, क्योंकि डॉक्टर्स पेशेंट देख देख के ही सीखते हैं। पेशेंट से, एवरी पेशेंट से नेक्स्ट पेशेंट में अपनी नॉलेज जो है वो आगे लगाते हैं, ताकि पेशेंट जो है, क्योंकि आई थिंक हमें बचपन से एजुकेशन में कहीं सिखाया नहीं जाता कि ये हमें अपनी लाइफ कैसे जीनी है। हमें सिर्फ एक ही चीज़ सिखाई जाती है कि पढ़ो लिखो फिर नौकरी करो पैसे कमाओ। बट सवाल सिर्फ एक है कि अगर हेल्थ नहीं होती, आप देखोगे कि जिसके घर में एक भी बंदा बीमार हो, सारे बाकी घर वाले भी हिल जाते हैं और उसके बच्चों को भी डायबिटीज हो सकती है। लेकिन अगर उसके बच्चों को पता होगा कि मुझे ये नहीं करना, तो हो सकता है उनको डायबिटीज ना हो। तो रिस्क फैक्टर नहीं दिए, वल्नरेबिलिटी नहीं दी, तो वो जीन जो है वो एक्सप्रेस नहीं करती। बहुत ऐसे पेशेंट्स हैं जिनके माता पिता में डायबिटीज और बच्चों में डायबिटीज, माता पिता से जो प्लास्टी कर दी, स्टेंट डाल दिए या बाईपास कर दिया, क्योंकि डॉक्टर्स को ही सबसे ज्यादा पता है बीमारी के बारे में। तो डॉक्टर्स का ही काम है, क्योंकि ये कोई भी स्कूल टीचर नहीं पढ़ा सकता कि भाई बीमारी कैसे आएगी, उससे कैसे बचना है। और बीमारी एक सच है, बिकॉज बीमारी हमेशा आई थिंक शरीर में किसी ना किसी के कोई कभी ना कभी आएगी। ये हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं, 2 राइट साइड में, 2 लेफ्ट साइड में। तो जो राइट साइड का काम है वो है गंदा खून शरीर से इकट्ठा करना और लेफ्ट साइड में पहुंचाना। और गंदा खून साफ कैसे बनेगा? बीच में भगवान ने फेफड़ा डाल दिया, राइट और लेफ्ट हार्ट के बीच में फेफड़ा है। फेफड़े से, फेफड़ा एयर फिल्टर है, वहां से हम एयर लेते हैं। तो मान लो किसी के फेफड़े खराब है तो उसको उतनी शुद्ध ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी लेफ्ट साइड में। फेफड़े खराब होने के भी जैसे कई कारण होते हैं, टीबी हो गई, स्मोकिंग ज्यादा कर ली, या किसी को कोई लंग एब्सेस हो गया या अस्थमा हो गया, ये फेफड़े की बीमारियां हैं। सो बीच में ये वाली जो फेफड़े की बीमारियां हैं ये भी हार्ट के ऊपर असर करती हैं, क्योंकि आपके हार्ट में शुद्ध खून नहीं जा पा रहा है। सो लेफ्ट साइड में जब आ गया तो लेफ्ट साइड के अंदर भी एक वाल्व लगा हुआ है, एक राइट साइड के अंदर वाल्व लगा हुआ है।
तो कई लोगों को ये जमांद्रू वाल्व की प्रॉब्लम भी आ जाती है, उसके वाल्व को भी ठीक किया जा सकता है। ये 2 वाल्व होते हैं। उसके बाद आ गया लेफ्ट हार्ट, जो मेन है, लेफ्ट हार्ट इज द मेन हार्ट, जिसने सारे शरीर में आपके ब्लड प्रेशर फेंकना है, उसको लेफ्ट साइड का हार्ट बोलते हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल। इसी का ही जो इको टेस्ट आप करते हो उसमें देखते हैं कि पंपिंग कैपेसिटी कितनी है। तो लेफ्ट हार्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिए वो 24 घंटे आपके लिए काम कर रहा है, चाहे आप सो भी रहे हो, सोते सोते भी आपकी जो पूरी इंद्रियां चल रही हैं, ब्रेन काम कर रहा है, किडनी काम कर रही है, फिल्ट्रेशन हो रही है, सुबह आप उठते हो, आपका यूरिन तैयार हो जाता है, आपका सुबह स्टूल आपको जाना पड़ता है, वो सारा काम किस लिए हो रहा है? बिकॉज रात को भी ब्लड सर्कुलेशन चल रही है। तो हार्ट जो हमारा है, ये हमारे मदर के जब पेट में बच्चा होता है, जब 14 से 16 हफ्ते का, तो हार्ट काम करना शुरू कर देता है। बच्चे को ज्यादा ग्रोथ जो बच्चे की होती है वो भी उस हार्ट से होनी है। वहां से ये चल के आपका हार्ट, तब तक आपकी लाइफ है जब तक आपका हार्ट चल रहा है। जैसे किसी को हार्ट के कार्डियक अरेस्ट हो जाता है, तो आप देखते हो कि कई पेशेंट अस्पताल से घर से अस्पताल भी नहीं पहुंच पाते। उनका क्या कारण है? उसको हम बोलते हैं कार्डियक अरेस्ट हो जाना। वो भी आपको नॉलेज होनी चाहिए कि आपके आसपास घर में अगर किसी को कार्डियक अरेस्ट हो जाता है तो उसको कैसे रिकॉग्नाइज करना है, उसको मैं अभी बता देता हूँ कैसे करना है रिकॉग्नाइज। मान लो आपके आसपास में अटैक आ गया साइलेंटली और उसकी धड़कन बंद हो गई, तो इस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? अगर 2-3 लोग हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर एक बंदा है थोड़ा उसके लिए मुश्किल है। तो अगर 2 लोग हैं तो एक बंदा फटाफट, जैसे मैं आपको क्यों एजुकेट कर रहा हूँ कि अगर आपके ब्रेन को पता होगा ना क्या करना है तो आप जल्दी करोगे। क्योंकि हमारे पास कई जो बच्चे हैं आजकल, काफी इंटरनेट पे भी स्कूलों में पढ़ाया जाता है CPR, उसको बोलते हैं कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन बोलते हैं उसको। तो कई बच्चों के पेरेंट्स कभी कभी कार्डियक अरेस्ट हो जाता है घर पे, तो बच्चे अपने माता पिता को पंप करते हैं यहाँ पे और वो पेशेंट होश में आ जाता है, वापस जिंदा हो जाता है। उसको लेके आते हैं, फिर ECG करते हैं, उसमें हार्ट अटैक होता है, तो फटाफट हम उसका ऑपरेशन करके उसको ठीक कर देते हैं। पर वो तभी कर पाए क्योंकि उनको नॉलेज थी। और आपको पता है कि पहला जो 15 मिनट है या 20 मिनट है, उसमें बहुत चांस है कि हम पेशेंट को वापस ला सकते हैं। और अदरवाइज हमने अगर वो टाइम लूज कर दिया तो कई बार हार्ट तो चल जाता है लेकिन ब्रेन तब तक डैमेज हो जाता है, क्योंकि ब्रेन के पास 5 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं होता। ब्रेन हमारा फाइनल एक कंप्यूटर है, वहां से स्विच हो गया तो फिर हार्ट भी चलता रहेगा लेकिन बाकी बॉडी नहीं चलेगी, तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो हमें तो ओवरऑल एक बंदे को घर भेजना है ठीक करके और उसको बचाना है। तो अगर आपके पास कोई भी ऐसा आदमी हो जाता है, कहीं यहाँ जैसे कोई मट्टी लगी हुई है, कुछ लगा हुआ है, कहीं भी आप गए हो पब्लिक प्लेस में, कोई भी घर पे भी ऐसे हो गया, तो पहले तो फटाफट उसकी टांगों को ऊपर उठा लो। टांगों में 40% खून होता है, हमारी टांगों में लंबी टांगे होती 40%, तो 40% खून एकदम से ऐसे करोगे। अगर टांगे उठा दी आपने तो फटाफट, मान लो कोई बंदा एक ही है तो कुर्सी ले लो, कोई मेज ले लो, कोई और कपड़ा ले लो, रजाई ले लो, गद्दे रख लो, फटाफट उसके पैर ऊपर कर दो। अब एक ही बंदा है, 1 मिनट में आधे, आई थिंक दिस टेक्स 15 सेकेंड, अगर आपको पता होगा, इसकी टांगे ऊपर उठा लो। एक बंदे ने टांगे ऊपर उठा ली, अब खून पहुंच गया यहाँ पे, अब यहाँ से हमने पहुंचाना है ब्रेन में। तो उसका क्या तरीका है? ये वाला जो एरिया है, ये वाला देखिए, ये हार्ट का एरिया है, ये अगर आप अभी हाथ लगाओगे या ऐसे करोगे ना तो धक-धक होगी, ये हार्ट है। हमने क्या करना है? हार्ट को बाहर से प्रेस करना है, चेस्ट को। तो ये कितना वजन होना चाहिए वो मैं आपको इधर बता दूं। बाजू सीधी होनी चाहिए, तो ये अराउंड 2 या 2.5 किलो का जो वजन होता है वो डालना है। आपको दिखना चाहिए कि मैं उसकी पसलियों को यहाँ पे दबा रहा हूं कि नहीं दबा रहा, दब रही है कि नहीं दब रही। और आप देखोगे कि कई बार हमारे पास हॉस्पिटल में पेशेंट आते हैं, अभी हम आई थिंक 10 बार ही करते हैं ऐसे, और पेशेंट होश में आ जाता है, उसकी धड़कन वापस आ जाती है, क्योंकि वो जो धड़कन होती है उसके बाद उसकी सर्कुलेशन डेड हो जाती है और हार्ट को एकदम से, जैसे गाड़ी को किक मारने के लिए हम किक मारते हैं तो स्कूटर स्टार्ट हो जाता है, तो वैसे ही हार्ट एकदम से दोबारा नॉर्मल स्टार्ट हो जाता है। हॉस्पिटल्स के अंदर तो हमारे पास एक शॉकिंग डिवाइस होती है, हम हार्ट को शॉक देते हैं। आपने देखा होगा कि कभी कभी पिक्चरों में भी दिखाते हैं, या हॉस्पिटल में कभी देखा होगा कि शॉक देने से पेशेंट की धड़कन वापस आ जाती है। तो वो पेशेंट
वापस से बीपी उनका आ जाता है। बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी को, सर्किट को वापस जोड़ देना हमने। तो ऐसे करने से ये पेशेंट वापस आएगा। इस पेशेंट को मान लो बेहोश है, लोग क्या करते हैं, उसकी ना पैर मसलने शुरू कर देते हैं। दूसरा, लोग क्या करते हैं, उनको मुंह में पानी डालना शुरू कर देते हैं। वो बिल्कुल भी नहीं डालना है पानी, वो सारा फेफड़े में चला जाता है और उसको निमोनिया हो जाता है, क्योंकि पेशेंट जो है वो गल्प तो कर नहीं सकता। तो जब वो ऐसे खुला होता है तो पानी उसके फेफड़े में चला जाएगा, तो उससे पेशेंट होश में नहीं आएगा। होश में आएगा उसका हार्ट दबाने से, और ये कम से कम आपको 15 मिनट करना चाहिए। और आप देखोगे कि अगर उसको कार्डियक अरेस्ट हुआ है तो उसको अपनी सांस की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आप उसको ऐसे ऐसे कर रहे हो ना, तो उसको थोड़ा बहुत सांस भी आ रहा है साथ में, क्योंकि आप उसके फेफड़े को भी हिला रहे हो। तो फेफड़ा भी वो ऐसे ऐसे इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन हो रही है पेशेंट को। आपने एक काम और करना है कि उसका जो सिर है वो ऐसे कर देना, सिर ऐसे कर देना है अगर तीसरा बंदा है तो। नहीं तो आप, क्योंकि पेशेंट तो अनकॉन्शियस है, एक बार आप कर दोगे तो ऐसे ही रहेगा। फिर अगर हो गया तो फिर ऐसे कर दो, क्योंकि ऐसे करने से सांस की नाली खुली रहती है। तो इतना ही हमें उस वक्त ऑक्सीजन चाहिए। रूम एयर की ऑक्सीजन बहुत होती है, उसको सिलेंडर लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब सारे रूम एयर पे जो चल रहे हैं, रूम एयर का 21% ऑक्सीजन होती है। 21% इज इनफ फॉर अस टू सर्वाइव। मेन थिंग इज द हार्ट शुड स्टार्ट। सो नंबर 1, ऑल ऑफ यू शुड नो हाउ टू रिवाइव अ पेशेंट ऑफ कार्डियक अरेस्ट। क्योंकि अगर आपने ये कर लिया तो शायद आप डॉक्टरों से भी ज्यादा काम कर लिया, क्योंकि डॉक्टर हैं, हमें पता होना चाहिए। बहुत सारे इवन एजुकेटेड लोग हैं जो सो कॉल्ड एजुकेटेड है, मेरे पास कंप्यूटर इंजीनियर भी, क्योंकि उनको उनके बारे में नॉलेज नहीं होती। इसका ये मतलब नहीं उनका दिमाग नहीं है या उनको किसी ने बताया ही नहीं, ना उन्होंने पढ़ा ना उन्होंने सुना। सो हार्ट यहाँ होता है, अगर हार्ट का अटैक आ रहा है किसी को, या उसको ऐसे लग रहा है कि मेरे को अनकंफर्टेबल हो रहा है, उसको अनकंफर्टेबल लगेगा, उसको यहाँ भारीपन लगेगा, ऐसे लगेगा यहाँ गैस फंस गई है, एक गैस के रूप में उसको लगेगा कि यहाँ गोला फंस गया है, उसको भारीपन आएगा यहाँ पे ऐसे करके। तो वो कहेगा कि मैं ना अनकंफर्टेबल हूँ, वो कभी बैठेगा, अगर लेटा होगा ना तो बैठ जाएगा, उसको लेटने में परेशानी आएगी और बैठने पे उसको आराम मिलेगा। और कभी कभी पेन जो होती है वो यहाँ से यहाँ भी चली जाती है, यहाँ भी जा सकती है। ये ना सोचो कि लेफ्ट में जाती है, राइट में भी जा सकती है 10% लोगों की। और कई लोगों को घुटन आएगी यहाँ नेक में, यहाँ थ्रोट में लगेगा कि मेरी थ्रोट चोकिंग हो रही है, मेरे थ्रोट में कुछ फंस रहा है। लोअर जॉ में पेन आ सकती है, लोअर जॉ से ऐसे करके ऊपर भी जा सकती है सीवियर पेन। तो ये सारे सिम्टम अगर किसी को बैठे बैठे आ रहे हैं, उस वक्त आपने इमीडिएटली, अगर घर पे सॉर्बिट्रेट है और एस्प्रिन है तो वो खाएं इमीडिएटली। पहले एस्प्रिन खा लें, पानी में घोलें और एस्प्रिन खा लें। और उसके बाद एक सॉर्बिट्रेट की गोली होती है 5 मिलीग्राम की, वो जीभ के नीचे रख लें, तो वो उससे भी इमीडिएट थोड़ा रिलीफ मिल जाएगा आपको। उसके बाद इमीडिएटली ईसीजी करवाएं। ईसीजी करवा के डॉक्टर से परामर्श करें कि भाई इसमें हार्ट अटैक आ रहा है, नहीं आ रहा है, क्या आ रहा है। और कई बार डॉक्टर्स को अगर नहीं पता तो डॉक्टर्स के आगे कंसल्ट कर सकते हैं, कंसल्ट। क्योंकि कई बार मैंने देखा कि जो सटल चेंजेस होती है वो कई बार डॉक्टर्स को भी नहीं पता लगती। हम तो रोज हार्ट का ही काम कर रहे हैं, तो हमें तो बिल्कुल, जिसको अर्ली से अर्ली साइन भी मतलब पिकअप कर सकता हूँ मैं कि भाई तुम्हें हार्ट अटैक है। बहुत बार मैंने ऐसे पिकअप करा है, इमरजेंसी डॉक्टर को भी नहीं पता होता, कई बार वो हमें भेजते हैं। हमारे हॉस्पिटल में प्रोटोकॉल है कि every patient suspected ECG, they have to send me on the WhatsApp. Once I say, then only patient will go home. Because बहुत बार बहुत सारे मैंने डॉक्टर्स इवन पीजे के इमरजेंसी केसेस भी देखे हैं जहाँ पे जूनियर डॉक्टर को पता लगा नहीं। तो ECG ढंग से डॉक्टर को पढ़नी आनी चाहिए। अगर आपको सिम्टम है तो आप उधर ही रुको, आप बोलो मैं तो अभी ठीक नहीं हुआ भाई, ECG में नॉर्मल है पर मैं ठीक नहीं हूँ, आप मेरे को इधर रखो अभी 2 घंटे। क्योंकि कई बार जो ट्रू ECG चेंजेस है वो थोड़ी फॉलो करती है, आधे पौने घंटे बाद आनी शुरू होती है। पेशेंट को सिम्टम्स कई बार पहले आ जाते हैं और ECG में आधे पौने घंटे बाद। ऐसे पेशेंट को हम इमरजेंसी में रखते हैं और फिर उसकी दोबारा ECG करते हैं। कई बार पेशेंट कहते हैं डॉक्टर साहब हमारी दोबारा ECG क्यों कर रहे हो? तो भाई पहली ECG नॉर्मल है, फिर डॉक्टर हैज टू डू अनदर ECG टू फाइंड आउट कि भाई आपके अटैक है कि नहीं। क्योंकि अगर उन्होंने आपको गैस का इंजेक्शन लगा के घर भेज दिया और घर जाके आपको मैसिव हार्ट अटैक आ गया तो फिर क्या करेंगे? फिर हमारा वो टाइम लूज हो गया। जो हम डॉक्टर के पास गए भी
और हमारी ये चीज नॉर्मल है। पर अगर सिम्टम ना रिलीव हो, पेशेंट ठीक ना हो, तो पेशेंट को तब तक वहीं रहना चाहिए डॉक्टर के पास। जब वो बिल्कुल लगे कि मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ, एस्पिरिन की गोली भी खा ली और भी इंजेक्शन वगैरह डॉक्टर ने लगा दिए, और ऐसी सिचुएशन में डॉक्टर को घूम पड़ने का एक इंजेक्शन बेनिफिट ऑफ डाउट में लगा देना चाहिए, क्योंकि अगर ईसीजी में नहीं आया कम से कम वो अगले दिन तक तो पेशेंट ठीक रहेगा। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू डायग्नोज एट द राइट टाइम, टू गेट द ईसीजी, और ये सारे सिम्टम्स आपको पता होना चाहिए कि ये हार्ट अटैक के सिम्टम। अब हार्ट अटैक का जैसे ही आपका 55 साल से ऊपर उम्र निकली, खास करके मर्दों की मैं बात कर रहा हूं, तो आपके अंदर भाई 10% चांस है, 8% लगा लो 55 से 65 में 8% चांस है कि आपको चाहे कोई शुगर ना हो, सिगरेट ना पीते हो, बॉडी वेट भी ओके हो, तो भी आपको हार्ट प्रॉब्लम आ सकती है। तो एज जो है वो 55 के बाद एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर बन जाता है, जिसमें कि आपको रिकॉग्नाइज करना चाहिए भी कहीं मेरे को अटैक आ रहे हैं, अगर ऐसे सिम्टम आ रहे हैं। अब भाई इसको बचाना कैसे है, उसका रिस्क फैक्टर मैं बताता हूँ। दूसरा है फैमिली हिस्ट्री ऑफ हार्ट डिजीज। इसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते। अब आप मेल से फीमेल तो बन नहीं सकते रिस्क कम करने के लिए, मेल तो मेल रहेगा। फीमेल को रिस्क पड़ेगा 65 ईयर के बाद। 65 के बाद फीमेल का रिस्क जो है 60 ऑलमोस्ट 60 ईयर के बाद बराबर हो जाएगा मेल्स की, क्योंकि उनको थोड़ी प्रोटेक्शन रहती है, उनके जो फीमेल हार्मोन्स होते हैं उससे उनको प्रोटेक्शन मिलती है, फीमेल में हार्ट की प्रॉब्लम कम होती है। लेकिन यहाँ पे कैच है, अगर एक फीमेल को डायबिटीज हो गई, शुगर की मरीज हो गई, तो उसको हार्ट प्रॉब्लम मर्दों के बराबर होगी। शुगर जो है वो उसका जो बेनिफिट है, बेनिफिट ऑफ बीइंग अ फीमेल, वो टेक अवे हो जाएगा, वो परे चला जाएगा। तो फिर ऐसी फीमेल को अपना जो ख्याल रखना चाहिए जिसको शुगर आ जाए कि भाई इसको हार्ट प्रॉब्लम ना आ जाए, क्योंकि ऑब्वियसली वी डोंट वांट टू लूज एनी पेशेंट इन द अर्ली एज बिकॉज ऑफ एनी डिजीज। कई बीमारियां ऐसी होती हैं जिसमें हम कुछ नहीं कर पाते, जैसे आई लॉस्ट माई मदर बिकॉज ऑफ कैंसर, और मैंने फर्स्ट स्टेज पे उनको डायग्नोज कर लिया था, फर्स्ट स्टेज पे। तो डॉक्टर ने कहा कि 10 साल कुछ नहीं होगा, जो कैंसर पूछो सब निकाल दिया हमने, पर 6 महीने बाद वापस आ गया। वो माइक्रो सेल कोई होगा अंदर, सारे पेट स्कैन भी नॉर्मल हो गए। तो कई चीजों में हमारा कंट्रोल नहीं चलता, और बेस्ट सर्जन से हमने करवाया, टाटा ये वो, बट किस्मत भी, इसको किस्मत बोलता हूँ मैं कि भाई अगर किस्मत ही आपकी ऐसी हो कि आपकी उम्र इतनी लिखी है, बट सारा कुछ हम किस्मत पे और उस पर नहीं छोड़ सकते। बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं जो अपने रिस्क फैक्टर्स करके ही इस बीमारी में घुसते हैं, हार्ट वाली में, क्योंकि कैंसर की बीमारी का तो कई बार आई थिंक जेनेटिकली भी होता है, और हार्ट की बीमारी तो मैक्सिमम लाइफस्टाइल से है। 80% रिस्क ऑफ हार्ट प्रॉब्लम इज बिकॉज ऑफ द लाइफस्टाइल, बैड लाइफस्टाइल, उस पर भी हम आते हैं। तो ये तो हो गया मेल, फैमिली हिस्ट्री और एज, इस पे तीनों पे खास काम नहीं कर सकते हम। फैमिली हिस्ट्री वाले बंदों को अपना ख्याल रखना कि भाई रिस्क फैक्टर में ना जाए। अब वो कौन से रिस्क फैक्टर है? सबसे पहला रिस्क फैक्टर आता है डायबिटीज से, शुरू करते हैं शुगर से। शुगर जो है आपको पता होना चाहिए कि अगर आपको आज शुगर किसी को डायग्नोज हो गई और उसने अपना ख्याल नहीं रखा, तो भाई उसकी उम्र जितनी उम्र थी ना 8 साल माइनस कर दो उसमें से। शुगर एक ऐसी बीमारी है जो आपकी उम्र को 8 साल तक कम कर देती है। क्यों? आपका हार्ट, किडनी और ब्रेन स्ट्रोक और इन्फेक्शंस करके आपकी उम्र को कम कर देती है। तो हमें क्या करना है भैया? शुगर होने नहीं देनी। 2 तरह की शुगर है। नंबर 1 जो बच्चों को हो जाती है, उसका तो कुछ नहीं कर सकते, वो तो शायद प्रभु ने लिख के भेजा आपको कि टाइप 1 डायबिटीज होगी, भाई इसको ले जाओ। अब जैसे बच्चा पैदा होता है उसके दिल में छेद होता है, तो ये तो उसका कसूर नहीं है। अब ये उसके जो भी हम अपने हिंदू धर्म को मानते हैं तो उसमें कर्मा जो थ्योरी है कि भाई जो कर्म करके आया बंदा आगे उसको ऐसे हार्ट की प्रॉब्लम आ गई, लेकिन उसमें भी डॉक्टरी में इलाज है। हार्ट को बंद, छेद को बंद करके हम उसको पेशेंट की लाइफ को नॉर्मल कर सकते हैं। कोई रेयर आज की डेट में ऐसी डिजीज है हार्ट की, जमांद्रू वाली, जिसमें सर्वाइवल थोड़ा होना मुश्किल है। और इंडिया में आपको जान के खुशी होगी कि जो बच्चों के छेद वाली बीमारियां हैं वो वी आर द वन ऑफ द मतलब इंडिया में वन ऑफ द बेस्ट इलाज होता है। साउथ इंडिया में 2-3 हॉस्पिटल है जो इसमें मतलब लोग बाहर से कराने आते हैं। 2-3 हॉस्पिटल है, एक आई थिंक नारायण विद्यालय है
और एक दो और है साईं बाबा के हॉस्पिटल, जहाँ एक रायपुर में भी है, जहाँ पे लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और किसी पेशेंट को अगर पुअर भी है तो वहाँ पे जाके करवा सकते हैं। रायपुर में एक है जिसमें कि वो फ्री है, मतलब वहाँ पे, और वो बच्चों का ही है, बस सिर्फ जो बच्चों के दिल में छेद वाला ही है हॉस्पिटल। सो उसका तो देखो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जो ये मैं आपको बताने वाला था कि जो लाइफस्टाइल वाली बीमारी है, डायबिटीज क्यों आती है, तो सबसे पहले तो जितने भी यहाँ लोग बैठे हैं वो अपने वजन को देखें बस, कि क्या उनका वजन ज्यादा हो रहा है। क्योंकि जो ओबेसिटी है ना, ओवरवेट होना, ये एक रिस्क फैक्टर है फॉर नंबर 1 डायबिटीज, नंबर 2 ब्लड प्रेशर, नंबर 3 हार्ट प्रॉब्लम, और इवन ओबेसिटी से आज की डेट में जो नया रिस्क फैक्टर आ रहा है वो किडनी फेलियर भी आ रहा है। अब किडनी फेलियर का एक नया कारण बन गया मोटापा। अच्छा, मोटापा हमें कई बार तो जेनेटिक से होता है, हमें माता पिता से ही मोटापा मिल जाता है, पर हम इस पे भी काम कर सकते हैं अपने खाने पीने को पूरा कंट्रोल करके। तो खाने पीने में ऐसा कौन कौन सी चीजें हैं जो मोटापा आज की डेट में हम जो पेशेंट्स को बोलते हैं जिनका बहुत ज्यादा वेट ज्यादा है, तो हम उनको बोलते हैं पहले तो आप अपना जी आलू बंद कर दो, दूसरा आप राइस बंद कर दो। बंद का मतलब होता है 0। उसके बाद आप अपना ना व्हीट चेंज कर दो, आटा। जो आटा है वो आटा बदल चुका है, वो इतने सालों में इंडिया में जो हम नया जो आटा आया हुआ है, नए जिनोम का, ये जो गेहूं की जो भी इसको बल्ली बोलते हैं या जो भी इसको दाने को बीज बोलते हैं, ये सारा खराब हो चुका है। क्योंकि इसमें ज्यादा पैदावार करने के लिए बीज को चेंज कर दिया। लेकिन उसका नुकसान क्या हुआ कि वो ग्रोथ भी हमें ज्यादा दे रहा है, क्योंकि वो बीज भी स्ट्रॉन्ग है। जब हम वही 2 रोटियां खाते हैं, अगर आपने कभी सोचा कि आपके नाना जी की रोटी की साइज कितना था, कि यही चीज है जो हमें गेहूं है ना, जो वो हमें चेंज कर देना चाहिए। अब गेहूं पे हमने बहुत ज्यादा डिपेंडेंस कर दी, और हमारे कंट्री में आपको पता है कि डायबिटीज के पेशेंट दुनिया में सबसे ज्यादा है। वी आर द नंबर 1 कंट्री फॉर हैविंग डायबिटीज, एंड ऑल्सो वी आर, चाइना हमारे से आगे, लेकिन नंबर ऑफ डायबिटीज हमारे ज्यादा है, क्योंकि हमारा खाना ज्यादा गेहूं और राइस के ऊपर ही है अभी भी। चाहे जो भी हम कहें, इसको ही चेंज करना इंपॉर्टेंट है। गेहूं की मात्रा को कम करो और उसमें मल्टीग्रेन या दूसरा आटा डालो। अगर किसी ने अपने मोटापे से वाकई छुटकारा पाना है तो उसको बेसिकली बोलते हैं ग्लूटेन फ्री आटा लो। ग्लूटेन का मतलब है ग्लूटेन ही है जो व्हीट के अंदर जो हमें बीमारियां सारी पैदा कर रहा है, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी। अब जहां जो लोग बैठे हैं, अगर उनको 6 महीने भी फॉलो कर लेंगे मेरी बात को, तो उनका कम से कम आई थिंक 7-8 किलो वजन कम हो जाएगा, जिंदगी उनकी चेंज हो जाएगी, क्योंकि वहीं से उनकी आगे बीमारियां जो कम हो जाती हैं। सो आई थिंक व्हीट इज वेरी इंपॉर्टेंट। राइस को आप चेंज करो, राइस खाना है ब्राउन राइस खा लो बहुत ही, और मैदे से अवॉइड करो। मेरे पास सब यंग पेशेंट आते हैं, वो फास्ट फूड खा रहे हैं, उसमें मैदा है, उनको डायबिटीज आ रही है 32 साल 28 साल, और इतने पेशेंट आ रहे हैं यंग पेशेंट। अभी हमने पिछले महीने 28 साल के लड़के का हार्ट अटैक हो गया। 28 साल की उम्र होती है भाई, अभी तो लाइफ शुरू होती है 28 साल में। तो उसकी अभी शादी हुई थी, उसकी वाइफ के वो चूड़ा भी डाला हुआ था, एंड द होल फैमिली वाज इन शॉक। पेशेंट वाज सीरियस, लकीली बच गया, उसका कोई पंप डैमेज नहीं हुआ, क्योंकि वो जल्दी आ गया था। 2-3 घंटे में उसको अनकंफर्टेबल पेन हुई। उसको क्या था भी, खाना पीना बिल्कुल हिला हुआ था, मटन ज्यादा खाता था। तो मटन तो हार्ट के लिए बिल्कुल अच्छा है ही नहीं, क्योंकि वो रेड मीट है, उसमें बड़ा भरा हुआ है कोलेस्ट्रॉल। और आज की डेट में मेरे ख्याल में जो ये पशु भी जो फीड खाते हैं उनमें भी शायद क्लॉटिंग टेंडेंसी ज्यादा है। अब लोग इन बातों को बड़े ध्यान से लेते नहीं है, पर जब हम लोग रोज पेशेंट ऐसे देखते हैं तो हम उनसे, मैं तो सारे पेशेंट से पहले यही हिस्ट्री लेता हूँ कि भाई तुमने खाया क्या था कल, परसों, पिछले 5 दिन में, तुम्हारे हार्ट अटैक हुआ क्यों? तो मैंने अपनी उसमें जो लिस्ट बनाई, उसमें सबसे ज्यादा कॉमन मुझे लगा जो हैवी मील्स जो खाना है ना, जैसे रात को, अभी मेरे पास एक और पेशेंट आया था फतेहगढ़ से, उसकी तो मैंने अपनी यूट्यूब चैनल पे भी डाली हुई है वीडियो, उससे परमिशन लेके डाली थी। तो उसके फादर इज माई पेशेंट, तो ये बिल्कुल यंग लड़का था, पतला, सरकारी नौकरी करता था। तो इसने कोई पार्टी हुई, इन्होंने दोपहर में कुछ पार्टी में हैवी मील्स खा लिए, और रात को तो क्या किया उसने, जलेबियां खा ली और
कोई पनीर वाली जलेबी होती है, मैंने तो सुनी भी नहीं, उसने वो भी खा ली साथ में और ओवर ईटिंग कर ली और उसको मिडनाइट में अटैक हो गया। सो बेसिकली उसने, फिर मैंने उससे पूछा कि तूने दोपहर को क्या खाया था? कहते जी दोपहर को भी हमारे स्कूल का फंक्शन था, तो फतेहगढ़ साहब के पास कोई रिजॉर्ट होगा, वहां जी हमने पनीर के पकौड़े और ये सब खा लिए, ओवर ईटिंग कर ली। सो ओवर ईटिंग से ही उसको हार्ट अटैक होगा, क्योंकि उसने 2 मील्स खा ली ओवर ईटिंग। फैमिली हिस्ट्री उसकी थी, क्योंकि पापा को भी हार्ट प्रॉब्लम थी, पर पापा को तो ही जाके 60 साल में, बेटे को ही 45 साल में। तो हुआ क्या? ट्रिगर हुआ क्लॉटिंग का, क्लॉटिंग का ट्रिगर, जो मैंने अभी आपको बता रहा हूँ। एक और 32 साल का पेशेंट था, राजपुरा से आया था, उसको भी 3 दिन से वो मटन चिकन ही खा रहा था बस। मटन जो होता है रेड मीट होता है, चिकन फिर भी कभी कभार अलाउड है। मैं तो वैसे नॉन वेजिटेरियन का थोड़ा खिलाफ हूँ, क्योंकि मैं कहता हूँ वेजिटेरियन में इतना कुछ है भाई, जरूरी जानवरों को मारना है, बट फिर भी कई लोगों का दिल करता है खाने का, तो चिकन खा सकते हो, फिश खा सकते हो हार्ट के लिए, पर मटन से दूर रहो। रेड मीट से तो बिल्कुल रेड कलर का कांटा है उसमें, उससे तो आपको हार्ट प्रॉब्लम होने के चांस बहुत बढ़ जाएंगे। खास करके अगर आप सेडेंटरी हो, एक्सरसाइज भी नहीं करते हो, सिगरेट भी पी रहे हो, तो आपकी काम खराब हो जाएगा। तो ये खाने में 2-3 चीजें ये इंपॉर्टेंट है। अभी ट्रिगर्स क्या है? अब हार्ट अटैक के बाद मैं बताता हूँ कि कैसे लोगों को अटैक होता है, कौन कौन सी ऐसी सिचुएशंस हैं जिसमें मरीज को अच्छा भला बैठा होगा, अगले दिन अटैक आ जाएगा। तो भाई 20-30% में तो धीरे धीरे ब्लॉकेज बढ़ता है और एकदम प्लाक रप्चर हो जाता है और उसमें अटैक आ जाता है। 70% ब्लॉकेज तक आपको एंजाइना नहीं होगी, आप पौड़ियां में चढ़ दोगे, आपको पता नहीं लगेगा। सडनली जब एंजियोग्राफी होती है, लोग कहते हैं कि मान लो 3 नाड़ियां बंद हो गई है, तो बिल्कुल ठीक से अंकल जी। तो फिर मैं उनसे पूछता भी, साहब का जिन्होंने अपने बहुमूल्य समय में से हमें समय दिया, और हमारे श्री अमित जी वालिया चेयरपर्सन, हमारी रिंकी वालिया जी के पतिदेव हमारे